हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्पॉटलाइट विद श्रुति में। तो सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वुमेन आउट देयर। और आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आबशार अब्बासी हैं फ्रॉम दून यूनिवर्सिटी। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है बीइंग अ वुमेन कि मैं इस मौके पर यहाँ पर हूँ आपके साथ। और थैंक यू सो मच मैम कि आप आए। तो मैम शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। हाउ हैज़ योर लाइफ बिन सो फार? और अगर आपको अपनी लाइफ जर्नी को किसी एक इमोशन से डिफ़ाइन करना हो तो फिर वो क्या होगा और क्यों? एक वर्ड में अगर कहूँ तो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं आप, चैलेंज कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि बहुत मज़ेदार रही है। चैलेंजेस के साथ बहुत मज़ेदार रही है। शुरू से ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपको मालूम है हम हर एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक चैलेंज होता है कि आगे बढ़ के कुछ करना है। तो शुरू से ही ऐसा था कि अपनी पहचान बनानी है, कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए स्कूलिंग करी, एंड देन स्कूलिंग देहरादून से ही हुई। फिर आगे यहाँ देहरादून से ही डीएवी कॉलेज से बीएससी करी। उस समय थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग ये था क्योंकि मन में था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, और घर वाले क्योंकि चाहते थे कि इंजीनियरिंग करी जाए। तो क्योंकि जब उस समय पे पीसीएम अगर आपके पास है तो इंजीनियरिंग एक ऑप्शन है आपके पास, वही एक ऑप्शन रह जाता है। तो पेरेंट्स का थोड़ा ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो भी वहाँ से ही मेरे चैलेंजेस की एक्चुअली शुरुआत हुई। और कैसे घर में कहना है कि जर्नलिज्म में जाना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय लड़कियों के लिए। जर्नलिज्म में ज्वाइन करना वाज अ टफ टास्क। और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर आते आते कॉलेज की मैगज़ीन में लिखना शुरू किया, और जो कुछ लोकल वीकली न्यूज़पेपर हुआ करते थे उसमें पोएट्री और आर्टिकल लिखने से शुरू किया। धीरे धीरे एक किसी अखबार में एक इंटर्नशिप का मौका मिला, तो कुछ दिन वहाँ काम बिना किसी को बताए घर पे वहाँ काम किया। और जब थोड़ा लगा कि अब कुछ कर सकते हैं तो पापा के सामने ये बात रखी कि हमको आगे मास कम्युनिकेशन करना है, जर्नलिज्म करना है। पूरा रिसर्च कर लिया था कि कितने कॉलेजेस हैं, क्या हैं, कैसे हैं। करते करते बड़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली मेरे फादर माने, और लेकिन एक शर्त पे माने कि अगर करोगी तो देहरादून से करोगी। दिल्ली वगैरह में काफ़ी कोशिश करी, लेकिन हम ऐसा था कि मास कम्युनिकेशन करना है तो कहीं से भी कर लेंगे। तो यहीं देहरादून में उस समय एक प्राइवेट कॉलेज से किया, क्योंकि कहीं था नहीं यहाँ पर। और तो प्राइवेट से करने के बाद उसी समय 4th सेमेस्टर में थी, तो एक कैंपस सिलेक्शन हुआ और एक न्यूज़ मॉनिटरिंग एजेंसी में जॉब लग गई। बहुत खुशी हुई कि अभी कोर्स ख़त्म भी नहीं हुआ और जॉब लग गई। बट यहाँ से चैलेंज का दूसरा लेवल शुरू हुआ था, और करते हुए फिर धीरे धीरे कॉलेज और जॉब साथ में किया। दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए गए, एंड देन दिल्ली में 1-1.5 साल न्यूज़ मॉनिटरिंग करी। वहाँ पर जो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे उनके एनालिसिस, और उससे हम लोग एमईए वगैरह के लिए काम करते थे। एमईए, इंडियन आर्मी व मेजर क्लाइंट्स। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर काम करने। इट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क, लाइक कोर जर्नलिज्म से बहुत अलग। जर्नलिज्म को समझने का बहुत मौका मिला वहाँ पर, न्यूज़ सेंस डेवलप करने का बहुत मौका मिला। जब आप एक इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो आपको न्यूज़ सेंस डेवलप हो जाता। और फिर उसके बाद जब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर जम गए, लगा कि अब किसी सीनियर पोजीशन पे आ जाएंगे, तो घर से फरमान आ गया कि देहरादून वापस आओ। और सब वहीं धरा का धरा छोड़कर देहरादून वापस आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि देहरादून में करो जॉब। तो बीइंग अ वुमन बहुत सारे चैलेंज थे। उसके बाद यहाँ आकर पत्रकारिता शुरू करी। दैनिक प्रभात न्यूज़पेपर नया लॉन्च हुआ था देहरादून में, इवनिंग पेपर था, हिंदी पेपर था, उसमें शुरुआत करी। और फिर उसके बाद तो पता ही नहीं चला समय कहाँ गया, कैसे 2 साल वहाँ निकले कुछ मालूम ही नहीं चला। और देहरादून के जितने भी मेजर इवेंट्स हुआ करते थे सब कवर करे। उस दौरान भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने ऐसे आए कि कभी लगता था कि ये लड़की होना मुश्किल है वाकई।
और कई बार ऐसा होता था फील्ड में सब मेल्स हैं, उनके बीच में आप इकलौते फीमेल हैं एंड देन, लेकिन सही मायने में कहूँ तो जो मेल कलीग्स थे उनका बहुत सपोर्ट भी मिला। वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। कुछ ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव रहते हैं और कुछ जिनको आप जानते नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा घबराहट सी भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जर्नलिज्म में आते हैं तो शायद ये शब्द जो है डर, ये दिल से निकल जाता है कहीं, एब्सोल्युटली रहता ही नहीं है। मतलब आप मैंने क्राइम बीट पे भी काम किया है, मेजरली मैं पॉलिटिकल बीट पे काम करती थी, एजुकेशन पे काम करती थी, लेकिन क्राइम पे भी मौका मिला काम करने का। और क्राइम बीट पे काम करने के बाद रियल चैलेंज जर्नलिज्म का समझ में आया कि किसी भी वक्त रात के पहर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आपको जाना पड़ता है। तो कई बहुत मेजर केसेस थे यहाँ के, क्रिमिनल केसेस, जिन पे काम किया। और उसी दौरान एक्चुअल जर्नलिज्म क्या है वो समझ में आया कि रोज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाकर खबर लेना और कहीं जहाँ क्राइम हो जाता है वहाँ खड़े होकर काम करना और संवेदनाओं को भी समझना लोगों की, और उसके साथ साथ अपने जॉब को भी समझना और भीड़ से निकलकर कैसे काम करना ये समझना, ये एक्चुअल में समझ में आया कि किस तरह से रियल जर्नलिज्म किया जाता है। बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। धीरे धीरे पढ़ाई भी साथ साथ करते रहे, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद एकेडमिक्स की तरफ सोचा जाने का। हालांकि मैं नहीं था मेरा उतना कि मुझे अभी ही ज्वाइन करना है, फ्यूचर के लिए सोचा था कि कभी ज्वाइन करेंगे, बट मेरे एक पुराने टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप देखो अच्छा कर सकती हो, तो ज्वाइन का। एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया पहले, और कितनी कमाल की बात थी कि जिस बैच को मैंने पहली बार पढ़ाया उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे 1 साल छोटे थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थे जो 1-1 साल छोटे थे, और वो मेंशन भी करते थे इस बात को। चैलेंजिंग था अपनी उम्र के जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाना। और एक और था, उसमें एक कर्नल साहब थे जो स्टूडेंट थे, तो अब वो हमें नाम लेके बुलाते थे, हम उन्हें सर कह के बुलाते थे। तो ये बहुत ही डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था, बहुत, हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन आई जॉइंड दून यूनिवर्सिटी इन 2013, और यहाँ स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ ज्वाइन करने के बाद तब से लेकर आज तक मैं वहीं हूँ। और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी 12 साल हो गए हैं, लेकिन हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे नया दिन है। अभी जब सुबह क्लास के लिए तैयार हो रहे होते तो ऐसा लगता है कि वही जोश वापस लाना है। तो अभी भी वो एक चैलेंज ही है, और ये एक बहुत स्मूथ तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कभी परिवार की परेशानियां आई, अपनी परेशानियां आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे उन चैलेंजेस को पार करते हुए अभी भी अपनी लाइफ को और वर्क को दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो फिलहाल यही है। तो मैम, ये जो शिफ्ट था जर्नलिज्म से एकेडमिक्स में, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक था, ये प्लान नहीं था? इट वॉज प्लान फॉर फ्यूचर, ओके, बट एकदम से हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता चला। मतलब एक दिन मैं न्यूज़ कवर करके आई हूँ, पूरा न्यूज़ बनाई है मैंने, और अगले दिन मैं एक कॉलेज में एज अ फैकल्टी पढ़ा रही हूँ। ऐसा स्विच हुआ है मेरे साथ। इतना ड्रास्टिक? इतना एकदम से हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया। और शुरुआत के तो कुछ दिन ऐसे मेरे कॉलेज में गए कि मैं सारा दिन सिर्फ अखबार पढ़ती रह जाती थी, क्योंकि मुझे 24/7 काम करने की आदत थी। हाँ। और जैसे ही मैं कॉलेज में शिफ्ट किया मैंने, तो 1 हफ्ता मुझसे बिल्कुल, मतलब छटपटाहट जिसको कहते हैं वो थी मुझे कि मैं कैसे फील्ड में जाऊं। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि मैं स्टूडेंट्स को फील्ड में लेके चली जाती थी। तो स्टूडेंट्स की अपनी ट्रेनिंग भी हो रही थी, बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरा जो एक अंदर पैशन था वो भी साथ के साथ उसमें चल रहा था। सो वो बहुत अच्छा अमेलगमेशन हुआ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का और अपने पैशन का। तो उसके साथ फिर मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया कुछ, मतलब साथ में वीकली पेपर्स में आर्टिकल्स डालने शुरू किए। मतलब मुझे समझ में आ गया था कि मैं शायद लिखने के अलावा सिर्फ पढ़ा तो नहीं पाऊंगी, तो साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो अभी भी मेरा वही है। यूनिवर्सिटी में जैसे हम लोग रहते हैं तो काफ़ी कुछ जैसे न्यूज़ से जुड़ना या मीडिया मैनेजमेंट करना, वो सारा काम मैं ही देखती हूँ। तो मैम, अभी आपने जैसे बताया कि ज़्यादातर मेल्स से आप सराउंडेड थी वाइल यू वर वर्किंग, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एज अ वुमेन जर्नलिस्ट आपको ज़्यादा काम करना पड़ा हो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए फील्ड में, या फिर ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े हों?
हाँ देखिए, ये तो एक बात है, ये फील्ड में कोई भी लड़की जर्नलिज्म में जो है उसके ऊपर एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि बीइंग अ फीमेल आपको तो आसानी से खबर मिल जाती है या आप आसानी से लोगों से बात कर पाते हैं। उस नॉर्म को तोड़ने के लिए या उस एक नोशन को तोड़ने के लिए आपको अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं कई बार। मुझे याद है कि देयर वाज एन इवेंट इन IMA यहाँ देहरादून में, सो आई वॉज सपोज टू कवर दैट इवेंट, बट मेरे साथ जो एक मेल कलीग था, सर ने उसको वहाँ भेज दिया। बट समहाउ हुआ ये कि आई डोंट नो वो क्यों नहीं जा पाया, बट व्हेन ही केम बैक टू ऑफिस तो उसने कहा कि सर मैं वो हो नहीं पाया। तो जो नेक्स्ट डे का इवेंट था, जो मेजर इवेंट था, तो आई टोल्ड सर कि सर मैं करती हूँ। एंड मैं गई और पूरा अच्छे से उस इवेंट को मैंने कवर किया। एंड देन सर जो हमारे एडिटर साहब थे उनको समझ में आया कि ये चीज़ मतलब मैं अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हूँ और मैं कर लूँगी। कई बार ऐसा होता था फील्ड में बहुत भीड़ होती थी तो आपको लगता था कि आप कैसे अंदर जाएं। अभी भी होता है कई बार। तो ऐसे में जो मेल कलीग्स हैं वो कई बार बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मेरे साथ अभी तक भी मैं उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत प्रोटेक्ट भी किया है। बहुत कम महिलाएं हुआ करती थी जो मतलब उस समय पे जर्नलिज्म में होती थी। यहाँ देहरादून की मैं बात कर रही हूँ। जनरली फीमेल्स के लिए एंकर वाला पार्ट रख दिया जाता था। हाँ। या अगर उनको कोई बीट दी जा रही है तो उनको लाइफस्टाइल बीट दे दी जा रही है, हेल्थ बीट दी जा रही है, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता है, फैशन से रिलेटेड मिलता है। और मेरा जो बीट था, मेरा इंटरेस्ट एरिया पॉलिटिक्स में था। सो मुझे पॉलिटिकल बीट लेने के लिए भी बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े। मुझे इनिशियली बोला गया कि मैं हेल्थ बीट पे जाऊं या मैं फैशन पे जाऊं, एंड आई डिनाइड कि सर आई कैन नॉट डू दिस इज़ नॉट माय इंटरेस्ट एरिया। और फिर जब मैं एक दिन कोई रिपोर्टर वहाँ थे नहीं, तो मुझे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए भेजा है, देन आई कवर्ड इट लाइक बहुत आसानी से। एंड तब जाकर सर को ये विश्वास हुआ है कि दैट ही कैन गिव मी पॉलिटिकल बीट। तो ये भी एक चीज़ है। वैसे ये चैलेंजेस उस समय के चैलेंजेस थे, आज के समय पे ऐसा नहीं है। अच्छा। आज के समय पे बहुत कुछ बदल चुका है। अभी ये जो एक गैप था या ये कहो एक दीवार है, ये बहुत कम रह गया है। अभी जो लड़कियां हैं वो बहुत आसानी से चीज़ें कर पाती हैं अपनी मर्जी से। अगर वो ये सारी बीट लेती हैं तो अलग बात है, लेकिन ये चैलेंजेस कम है। अभी फील्ड में लड़कियां काफ़ी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि अब चेंजेस हम देख पा रहे हैं, तो दैट्स रियली गुड टू हियर। ओके, सो मैम एज अ जर्नलिस्ट ऐसा कोई मोमेंट रहा आपके पूरी जर्नी का जिसने आपका पर्सपेक्टिव एज अ प्रोफेशनल या एज अ वुमेन शेप किया हो? हम हर दिन जब जाते थे फील्ड में तो हर दिन एक नया एक्सपीरियंस ही होता था। लेकिन अगर मैं सही मायने में बताऊं तो पहले ही दिन जब मैं फील्ड में गई, मुझसे पहले और मेरा कलीग थे वो उस पे काम करते थे, मेरा पहला दिन था। मेरे कैमरामैन थे मेरे साथ, विनय संतोष जी, और उन्होंने अपने एक दूसरे कलीग से, मतलब एक दूसरे न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये इन्होंने नया ज्वाइन किया है एंड शी हैज़ डन मास कम्युनिकेशन एंड ऑल। तो टू माई सरप्राइज दैट वेरी पर्सन ही सेड कि इतना पढ़ लिख के इस फील्ड में क्यों आ गए? ये फील्ड तो अनपढ़ों का है, इतना पढ़ लिख के इस फील्ड में क्यों आ गए? सो दैट डे इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ जॉब एंड आई गॉट सो सरप्राइज्ड। एक तरीके से दिल टूटना कह सकते हैं आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत मोटिवेटेड होके फील्ड में निकले हैं और आपको ऐसा सुनना पड़े। तो उसका मैंने फिर उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा सर फील्ड तो ये पढ़े लिखों का ही है, अनपढ़ों ने ख़राब करा हुआ है। पता नहीं शायद मैंने उनको ऑफेंड कर दिया होगा, आई डोंट नो, बट मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि शायद अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो कभी भी हमारे जैसे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से मेरे दिल में एक चीज़ आई कि और लोग होने चाहिए जो
प्रॉपरली, क्योंकि होता क्या था कि इनिशियली मास कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हाँ। तो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जो अच्छा लिखना जानते थे, बोलना जानते थे, वो इस फील्ड में आते थे। हाँ। तो वही था कि उनका कहने का मतलब यही था कि मतलब पूरा प्रोफेशनली ट्रेन होकर भी तुम यहाँ हो, जो भी रहा होगा आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत मेरे को आज तक याद है वो शब्द, और पहला दिन था और मुझे आज तक वो चीज़ उतनी ही वैसे लगती है कि ये फील्ड एक्चुअल में उन लोगों का है जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मास कॉम जैसे सब्जेक्ट और या फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर अगर उस फील्ड से आप आ रहे हैं तो फिर आप कह ही नहीं सकते हैं कि आप अनपढ़ों के उस फील्ड में हैं या फिर ऐसे, मतलब ये तो बहुत, मेरे को खुद ऐसा स्टन हो गई हूँ सुनकर। हाँ, दिस इज़ वन सेंटेंस जो मुझे लगा कि ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि वो शायद मे बी उनका मतलब ऐसा नहीं रहा होगा, या आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। और मैंने उस दिन अपने मन में कहीं तब मेरे आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि और भी लोग ऐसे फील्ड में आए जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हों, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रख सकते हों, बिल्कुल, और सच को सच कह सकते हों, और जो उन्होंने अब पीछे एक ट्रेनिंग ली है या जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को वहाँ पर अपने फील्ड में उसको शो कर सके। बिल्कुल। तो मैम, न्यूज़ रूम की फास्ट पेस्ड लाइफ और क्लासरूम जैसे रिफ्लेक्टिव स्पेस में आपने अपने आप को इवॉल्व होते कैसे देखा? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअल में मैंने अपने आप को इवॉल्व होते हुए देखा। मैंने बताया कि जब मैं शुरू में एकेडमिक्स ज्वाइन किया था तो मैं बोर हो जाती थी, मैं क्या करूं, मेरा सारा दिन इस थॉट में होता था, क्योंकि मेरे पास सारी खबर आती थी कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, सारा मतलब मैं होती थी कॉलेज में, मेरे दिमाग और दिल दोनों फील्ड में होते थे। तो करते करते धीरे धीरे जब क्लासरूम में एंगेजमेंट ज़्यादा हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे सोल्यूशन निकाले कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैं स्टूडेंट्स को फील्ड में ले जाने लगी, फिर उनके साथ ऑन कैंपस भी हम लोग बाहर ट्रेनिंग करने लगे, रिपोर्टिंग की जो एक्सरसाइजेस थी। तो धीरे धीरे एज एन एकेडमिशियन मुझे बहुत वक्त लगा अपने आप को एज एन एकेडमिशियन एक्सेप्ट करने में, और धीरे धीरे अब पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी अभी भी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक एक मेजर पार्ट मेरा एकेडमिशियन हो चुका है। अभी भी जब मैं रिपोर्टिंग राइटिंग पढ़ाती हूँ, जब जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाती हूँ, तो आई फाइंड माई सेल्फ अ जर्नलिस्ट, नॉट एन एकेडमिशियन इनसाइड द क्लास। तो वो जो शब्द हैं जर्नलिज्म के, जो पत्रकारिता के जो शब्द हैं, वो अभी भी मैं क्लास में कई बार बोलती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ कि ये शब्द हैं जो तुम्हें वहाँ सुनने को मिलेंगे और तुम्हें बोलने होंगे। बिल्कुल। तो वो पूरा माहौल वैसा बन जाता है। ओके, सो मैम, बीइंग एन एकेडमिशियन, और आप क्योंकि मीडिया थ्योरीज़ पढ़ाती भी हैं, आप सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ पढ़ाती हैं, तो फेमिनिज़म का रियल डेफिनेशन अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो फिर वो क्या होगा? और ये मूवमेंट, जैसे फेमिनिज़म एक मूवमेंट था, तो फिर ये कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, और क्या वो आज वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है जैसा होना चाहिए था? एक्चुअली अगर आप फेमिनिज़म की बात करें तो जिस तरह से जब 19th सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ, लेट 19th सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ, तो एक ऐसे मूवमेंट की तरह शुरुआत हुआ जहां हमको सिर्फ एज अ ह्यूमन आइडेंटिटी ही नहीं मिल पा रही थी, वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। सो वहाँ से जब इस मूवमेंट को हम शुरू किया, फेमिनिज्म इज़ अ लाइक बेसिकली अगर हम जब थियोरेटिकली इसको देखते हैं तो एक क्रिटिकल थ्योरीज में आता है, जहाँ पर आप जो स्टेटस को है वो उसमें चेंज की ज़रूरत होती है। जब कुछ फ्लॉज है सिस्टम में तो वहाँ चेंज की ज़रूरत है, एंड देन आप विद द हेल्प ऑफ डिस्कोर्स, विद द हेल्प ऑफ मेनी रेवोल्यूशंस, अब यू गो थ्रू द न्यू रोड। सो वहाँ पे फेमिनिज्म एक ऐसा लेंस है जहाँ पर हम सिस्टम को एक विमेन के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे हम पैट्रियार्की की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज सेट अप विद द लाइक लेंस ऑफ अ मैन। घर कैसे चलेगा या सोसाइटी कैसे चलेगी, कहाँ पर जॉब करनी है, सो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू मैन। तो वहाँ तक घर और महिलाएं सिर्फ घर के अंदर तक सीमित थी। तो महिलाओं का बाहर आना, वोट डालना, ये एक बहुत बड़ी जीत थी।
जो वहाँ से जब पहला जो उसका जो वेव था वो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन 1970 आते आते वो आगे बढ़ते बढ़ते जब सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव में हमने जब बात करी तो वहाँ जो एक डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, या हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली इक्वल राइट्स की बात करने लगे। एज अ ह्यूमन हमारे राइट्स जो हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें करते हुए, एंड देन वी मूव थ्रू द थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव, जहाँ पर हम आज मॉडर्न फेमिनिज्म जिसको कहते हैं, और वहाँ हम जॉब में इक्वलिटी की बात करते हैं या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो जैसे अंत होते हुए पहला मूवमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय क्या हुआ, फर्स्ट वेव में विमेन एजुकेशन की बात हो रही है, और विमेन वोट फॉर विमेन लाइक वोटिंग राइट्स की बात हुई। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी की वजह से हमारा सेकंड वेव के लिए एक जगह बनी जहाँ विमेन लिबरेशन की बात हो रही है, विमेन राइट्स की बात हो रही है। और लिबरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम फ्री किसी एक फील्ड में, एवरीवेयर लाइक विमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज मेन। तो वहाँ पर जब हम आगे बढ़ते चले गए तो धीरे धीरे इक्वल राइट्स की बात आई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात आई, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी वाज द थिंग जो मेजरली सामने आई। एंड देन फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से जब थर्ड और फोर्थ वेव, जिसको हम आज के टाइम पे मॉडर्न वेव्स भी कहते हैं, एंड देन उसमें वहाँ जैसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो पे गैप्स हैं मेल और फीमेल के बीच में, एंड वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट है या वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, सो ये सारी चीज़ें थी जिस पे काम करना शुरू किया गया। और यहीं से सही मायने में अगर देखा जाए तो एक ऐसी लहर आई जहाँ पर फीमेल्स जो हैं, विमेन जो है, अपने राइट्स के प्रति उनको वो जागरूक हुई, एक अवेयरनेस उनके अंदर आई, एंड दे आर लाइक इक्वली admiring themselves as a human, not just as a part of women's life। तो अभी तक महिलाएं जो थी वो पुरुषों की लाइफ का एक हिस्सा थी, अब जो है महिलाएं अपना हिस्सा ले रही हैं। सो वहाँ से अभी जैसे अगर हम अब मॉडर्निटी की बात करें तो जो लास्ट अभी फोर्थ वेव जो हम कहते हैं, मॉडर्न वेव कहें या अभी के हाल फिलहाल की बात करें, तो अभी आपको याद होगा कि मी टू मूवमेंट, ये हाँ, दिस मूवमेंट वाज अ वेरी बिग मूवमेंट, जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो महिलाएं झेल रही हैं वर्क प्लेस पे या कहीं भी, और वो बोल नहीं पाती हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं ने आगे आकर इसको आगे एक्सेप्ट किया, एंड देन अपने मन की बात रखी। तो जो जिस तरीके से, और जैसे ही अब डिजिटल मूवमेंट जैसे हुआ, तो डिजिटल मूवमेंट ने, सोशल मीडिया ने इस तरह के जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं या और जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनको एक बहुत प्रॉपर स्पेस दिया। उस स्पेस की वजह से आज जैसे हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो एक फीमेल का जो एक प्रोपोर्शन है वो अवेयर है इस बात से, अपने राइट्स को लेकर अवेयर है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब और आगे जागरूकता आएगी तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैम आज के टाइम पे फेमिनिज्म को काफ़ी एक्सट्रीम या मिसअंडरस्टूड तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं, लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, कम्युनिस्ट फेमिनिज्म, या इस तरह से और उसको कैटेगराइज करके चलते हैं, या कल्चरल फेमिनिज्म। तो हमने बहुत डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया है फेमिनिज्म को। एंड देन आप जब देखते हैं, जब आप रेडिकल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एकदम बहुत अग्रेसिवनेस की बात की जाती है। तो जब हम जैसे आप कह रही हैं कि अभी जो हम फेमिनिज्म को जब देखते हैं तो लोगों ने उसको बहुत एक्सट्रीम कर दिया है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में कोई भी जो थॉट प्रोसेस है या कोई भी फिनोमेनन जब हम उसकी बात करते हैं तो वो एक उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। सही एग्जीक्यूशन अगर नहीं है तो हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरल होने की बात करते हैं, तो हमको टुवर्ड्स वहाँ नहीं जाना है जहाँ पर हम कहते हैं विमेन हेट्स मेन, हमको हेट्रेड की तरफ नहीं जाना था। और बेसिकली जो एक्सट्रीमिटीज़ की हम जो बात करते हैं वहाँ यही हो गया है कि हम इसको एक हेट्रेड की तरह देख रहे हैं, रादर हमको एक इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर बात करनी थी और एक इक्वल स्पेस की बात करनी थी और मेन एंड विमेन को एक दूसरे का सपोर्टर होने की बात करनी थी। तो अभी तक जो हमने देखा कि विमेन इज़ लाइक आर द सपोर्टर्स, सो बेसिकली मेन शुड कम फॉरवर्ड सपोर्ट करने के लिए या वो स्पेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये इस तरह से गया कि बहुत एक ऐसा नैरेटिव जाता है कि जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल मैन लेड सोसाइटी, मैन लेड थॉट प्रोसेस। सो ऐसे में महिलाएं जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो उनको ऑप्रेस करने की कोशिश किया जाता है, उनको पीछे हटाने की बात की जाती है। तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो ये जो चीज़ें हैं, इनको अगर हम माइनस करते हैं और मेन एंड विमेन को एक इक्वल स्पेस देने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक वो समाज क्रिएट कर पाते हैं जहाँ पर महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ मिलकर ही घर भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर उस दीवार को ख़त्म करनी थी जो घर और जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उस दीवार को ख़त्म करनी थी कि वो दोनों अलग अलग ना होकर, दोनों की ड्यूटीज़ अलग अलग ना होकर, दोनों जगह एक साथ एक जैसी ड्यूटीज़ हम कर सकें या उसको आगे बढ़ा सकें। इस तरह का एक विचार था, विमर्श था। लेकिन जैसे आपने कहा एक्सट्रीमिटीज़, तो एक्सट्रीमिटीज़ वहीं पे आती हैं जहां हम एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ के कंपटीशन में लाके खड़ा। तो जैसे आपने बोला कि जेंडर रोल्स डिसाइड नहीं होने चाहिए। हाँ, देयर शुड बी नो जेंडर रोल्स। काम को काम की तरह से देखना चाहिए, उसको किसी जेंडर के साथ बांध कर नहीं देखना चाहिए। तो मैम, विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग बहुत करते हैं, तो क्या ये रियलिटी में उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में और कैंपेन्स में ही दिखता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, जब हम लोग ने पढ़ाई करी या हमने जर्नलिज्म किया तो उस समय के हालात थोड़े, मतलब हमको भी बहुत कुछ चैलेंज नहीं मतलब ऐसे मिले, लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये थैंक्स टू द मीडिया एंड सोशल मीडिया, जिन्होंने बहुत अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया है। अभी एम्पावरमेंट के नाम पर अगर मैं देखूं, अगर हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो लाइक मेजरली अर्बन एरियाज़ में एम्पावरमेंट देखने मिलता है। और एक्चुअली हम लोग एम्पावरमेंट को गलत डिफ़ाइन कर जा रहे हैं। अगर आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब किसी तरीके का अधिकार ना जताना हुआ, बल्कि उसका मतलब है कि जो आपका अधिकार है उसको अपने ऊपर ही लागू करना। सबसे पहले आप खुद को ही पहले एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे, तब आप दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको इक्वल ट्रीट करेगा। तो अधिकार जमाना और अधिकार महसूस करना, इसमें दो डिफरेंस है। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है और डेफिनेटली चेंज आया है और आगे भी आएगा। हमारे रूरल एरियाज़ की महिलाएं भी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के लिए तो कहा ही जाता है कि वो जो उत्तराखंडी विमेन है उसके कंधों पे ही सारा भार है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा नहीं है, रूरल एरियाज़ में भी मीडिया की हेल्प से और बहुत सारी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उससे काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और जैसे अभी तक हम इक्वालिटी की बात करते थे, जो हमारा जो एक थीम था या हम ये कहें कि एक बैकग्राउंड था विमेन एम्पावरमेंट का या फेमिनिज्म का, वो इक्वालिटी पे चलता था, जेंडर इक्वालिटी। अब हम इक्वालिटी से इक्विटी की तरफ आ गए हैं कि हम लोग फिजियोलॉजिकली मेन एंड विमेन आर लाइक डिफरेंट। और ये बहुत अच्छी बात थी, ये प्रियंका चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बोली थी कि मेन एंड विमेन आर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। और ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग अलग हैं तो हमारे राइट्स इक्वल होने चाहिए, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पर आपको डिफरेंटली ट्रीट करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली मैम। तो वहाँ जब हम अभी इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हर व्यक्ति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी है हम अपने वर्क कल्चर में उसको लाएं, अपने सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें हमें उसे इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली वी नीड एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक इंक्लूसिव सोशल एनवायरनमेंट हमें चाहिए जहाँ पर हम फ्री माइंड होकर काम कर सकें।
तो मैम बीइंग फ्रॉम दिस मीडिया बैकग्राउंड, बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग एन एकेडमिशियन एज वेल, दोनों फील्ड में विमेन के लिए कितना स्कोप है? देखो स्कोप, अभी अगर तुम ये सवाल मुझसे करो कि कितना स्कोप है, तो यहीं पे सवाल आ जाता है फिर कैपेबिलिटी पे। विमेन के लिए कितना स्कोप है, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो नहीं आना चाहिए। जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने आप को एज अ प्रोफेशनल देखना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम अपने आप को एज अ प्रोफेशनल देखते हैं, जब हम अच्छी तरह से अपने आप में प्रिपेयर्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तो हमारे लिए स्कोप की कमी नहीं है। इट्स अ कंपटीशन, एंड व्हेन यू आर फाइटिंग अ कंपटीशन, तो आप उस तरह से काम करते हैं, एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। ये एक आपने एक और नया पर्सपेक्टिव हमें दिया है। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इस पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखी जाएं तो फिर स्कोप तो हर जगह है और सबके लिए है, बराबर और इक्वल scope है। है। बिल्कुल। मैम आप जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से आती हैं और आप पढ़ा भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ ही रही हैं, आप उसमें भी जर्नलिज्म पढ़ाती हैं। तो आजकल के जर्नलिज्म की, आजकल की जो करंट मीडिया प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो करंट जर्नलिस्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या जर्नलिज्म हो रहा है? ये मेरा सीधा सवाल है। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से सवाल चला जाए, जर्नलिज्म क्या वाकई रह गया है? क्योंकि आप, मैं और हम सब जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि पत्रकारिता क्या होती है और पब्लिक रिलेशन क्या होता है। बिल्कुल। तो जब आप सीधे तौर पर एक तरफा बात करते हैं अपने चैनल्स के माध्यम से, या आप खुले मंच से एक तरफा बातें करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पत्रकारिता होती है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी पत्रकारिता को ज़िंदा रखा था, और आज भी जिस तरह से अगर मैं देखूं, आज़ादी की लड़ाई हमने पत्रकारिता के बलबूते पे लड़ी, और आज भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, शायद मैं इसमें गलती मानूं या नहीं मानूं, मैं कह नहीं सकती हूँ कि क्या प्रेशर है, किस तरह का इस समय माहौल है, लेकिन ये डेफिनेटली चेंज तो बहुत आया है। पत्रकारिता आज की डेट में जो चैनल्स हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए। जब हम कभी एग्जाम्पल की बात करते हैं, रीसेंट मीडिया प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि हाँ, हमें बहुत सारी थ्योरीज़ के एग्जाम्पल बड़े मिल जाते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी का या कल्टिवेशन थ्योरी की मैं बात करूं, तो बहुत रिसेंटली हमें अपने इंडियन मीडिया में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मिलते हैं। तो यही है कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, कोई खुले मुँह से कहना भी नहीं चाहता है कि क्या हो रहा है। तो पत्रकारिता जब होगी, सही मायने में होगी, तो बदलाव आता है। तो हम उसी बदलाव के इंतज़ार में हैं शायद सभी लोग, खासकर हम लोग जो मीडिया प्रैक्टिसेस पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो पर मैम आपको लगता है कि बदलाव आ पाएगा जिस हिसाब से मीडिया काम कर रही है आजकल? देखो, चेंज इज़ कांस्टेंट, वो तो बदलाव आता है, आज नहीं कल आता है, धीरे धीरे कर कर अभी हम देख रहे हैं परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, और जो मीडिया हाउस हैं उनमें भी चेंज देखने में मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल आजकल मैं देख रही हूँ। कुछ मीडिया हाउस जो पहले एक तरफा बात करते थे, अभी वो सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष से भी करते हैं और अपोजिशन से भी करते हैं। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड से रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में है। तो अगर आप देखो, जो चेंज तो धीरे धीरे हो रहा है, और जैसे अभी जो जेनजी है वो काफ़ी इस मामले में बहुत अवेयर है और लाइक सवाल करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मूवमेंट्स आ रहे हैं, चेंज आएगा ही, और यंग जनरेशन से हम लोगों की उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप कुछ चेंज लेकर आएंगे। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो अगर सवाल करेंगे तो चेंज भी आएगा ही आएगा। किसी ना किसी दिन सवाल करना ज़रूरी है, सवाल करना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। तो काफ़ी सीरियस हो गया है माहौल, तो फिर एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। तो मैम पहले दिस और दैट करेंगे, फिर कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी और आपको बिल्कुल इंस्टेंटली आंसर करना है। तो न्यूज़ रूम या क्लासरूम? बोथ। ओके। इक्वालिटी या इक्विटी? बोथ। ओके। लॉजिक या इमोशन?
इमोशनल लॉजिक ओके या फिर लॉजिकल इमोशंस। ओके ओके, पावर या पीस? पीस। ब्रेकिंग न्यूज़ या लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म? लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म। डिसिप्लिन या पैशन? डिसिप्लिन। ओके, ट्रेडिशन या मॉडर्निटी? बोथ। ओके, लीडरशिप या इन्फ्लुएंस? लीडरशिप। ओके, बुक्स या इंटरनेट? बोथ। ओके, और अगर आपको वन वर्ड में विमेन को डिफाइन करना हो आज के टाइम में तो फिर वो क्या होगा? शक्ति। ओके, और कोई एक मिथ फेमिनिज्म के बारे में? मिथ बहुत सारे हैं और आपको भी मालूम है। बिल्कुल। बेसिकली जो फेमिनिज्म का एक जो रूट जाता है कि मॉडर्निटी से जब हम इसे रिलेट करते हैं तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को ना करते हुए इक्वल राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, और वो राइट्स भी ऐसे राइट्स जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर फ्रीडम की तो बात की जा रही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये मिथ है कि इट्स ऑल अबाउट कपड़ों में बदलाव आना चाहिए या फैशन इंडस्ट्री में चेंज आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट चेंज इन द माइंड। आई थिंक बाहरी चीज़ों पर ना फोकस करके अगर हम अपने इनवर्ड जो एक आउटलुक होता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, रादर जो मतलब एक बाहरी, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अपने आउटलुक से बेटर अपने जो इनर जो आपकी पावर है उस पर काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मैम अगर आप प्रोफेसर या फिर जर्नलिस्ट दोनों ही नहीं होते तो फिर आप क्या होते? शायद कोई मॉन्क होती। ओके ठीक है। ओके, तो अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिले तो फिर वो क्या होगी और क्यों होगी? एक दिन के लिए ये तो बहुत कम समय है। लेकिन चलिए अगर आप बात कर रहे हैं एक दिन की, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन होना अपने आप में एक सुपर पावर है। ओके, हम वी ऑलरेडी हैव अ सुपर पावर इन अस। वी हैव द पावर टू चेंज थिंग्स। वी हैव द पावर टू क्रिएट थिंग्स। इससे बड़ी पावर कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, खुदा में मेरा अटूट विश्वास है। मुझे लगता है खुदा ने जो क्रिएटर है, जो खुद क्रिएटर है, उसने हमें एक छोटी सी एक पावर अपनी दी है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग लाइक लाइफ, वी आर क्रिएटिंग मैनी थिंग्स। और इसके साथ इससे ज़्यादा और क्या हुआ कि हम एक सोच को बना सकते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, एक विचार डेवलप कर सकते हैं, जो अगर मैं देखूं हमारे अलावा और कोई स्पीशीज़ नहीं है जो विचार डेवलप करती हो और उसे आगे तक लेके जाती हो। हम वो रेस हैं या वो स्पीशीज़ हैं जिसके पास ऑलरेडी भगवान ने जो है एक सुपर पावर के साथ भेजा है हमें। बस हमें बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और अगर हम अपना थोड़ा सा नेचर को स्पिरिचुअली मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं मॉन्क होना चाहती हूँ, तो मैं उसी तरफ कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखेंगे तो वो सुपर पावर आपके अंदर ही है। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने एक और नया पर्सपेक्टिव दिया है हमें। आज की बातचीत में मुझे लग रहा है हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान लेकर जाने वाले हैं घर सबके सब। तो मैम जो यंग गर्ल्स हैं आजकल जो एस्पायर करती हैं मीडिया फील्ड में जाने का, उनके लिए कुछ एक एडवाइस आप अगर देना चाहेंगी तो? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के लिए कहना चाहूँगी जो मीडिया फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, जब हम देख रहे हैं कि वो पढ़ाई से कहीं भाग रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म उस मतलब चीज़ें करना चाहता है। तो लेकिन अगर आप देखें तो नॉलेज अगर आपको एक्वायर करनी है तो नॉलेज में एजुकेशन लेने के लिए बुक्स या और जो रीडिंग्स होती हैं उनका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत मस्ट है। Absolutely. और आपका बात करने का जो तरीका है, अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपके अंदर जो एक मेजर क्वालिटी जो एक जर्नलिस्ट के लिए के अंदर होती है वो है करेज। सच बोलने की आपके अंदर करेज होना चाहिए। आपको सवाल पूछने के लिए करेज होना चाहिए। आप बड़ी पावर के सामने खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, वो करेज आपका वहाँ काम करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको करेजस होना ज़रूरी है। मैम अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस दे सकती तो वो क्या होती?
ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि आई शुड थैंक्स माय यंगर सेल्फ, क्योंकि Okay. आज मैं जो भी हूँ मैं उस यंगर सेल्फ की वजह से ही हूँ। उस यंगर सेल्फ ने जो बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े सपने देखे और बहुत इफ़ेक्टिवली अपने हर चैलेंज को फुलफ़िल किया। मुझे लगता है कि शायद आज मैं वो चैलेंजेस मेरे सामने आ जाते तो मैं नहीं कर पाती। अच्छा। आई शुड थैंक टू माई यंगर सेल्फ, एंड मैं अपने यंगर सेल्फ से एडवाइस लेना चाहूँगी कि मैं जो अभी मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं मैं उससे कैसे निपटूँ या उसको कैसे फुलफ़िल करूँ। हालांकि एक चीज़ जो वाकई हम जब अपनी एज के साथ हमें एक्सपीरियंस आता है तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जब हम कॉलेज में होते हैं या जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इमोशनल बहुत होते हैं। हाँ। ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं लोगों पे, जो मैंने भी किया है। तो एक वही चीज़ है कि लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है इमोशनल होने के साथ साथ। जैसे मैंने अभी कहा, लॉजिकली इमोशनल होना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। बट येस, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह मियाँ दैट जैसे भी हुआ, जो भी करके उनकी हेल्प से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी इंशाल्लाह कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। बिल्कुल। तो मैम, लास्टली ऑन दिस वुमेंस डे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, या फिर आपको एक छोटा मैसेज अपनी साइड से अगर देना चाहेंगी उन्हें तो? पहले तो मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। विमेन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये एक ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। Absolutely. और एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ 1 to 1 विमेन टू वुमेन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में चिल करो, चैलेंजेस आते हैं फेस करो और आगे बढ़ते जाओ। कभी भी हार के थक के बैठना नहीं है, और आगे बढ़ोगे तो सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे और किसी से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने आप से आप प्यार करना चाहते हैं तो बेसिकली मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। एक सेल्फ लव के जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हालांकि वो आज का ट्रेंड नहीं है, तो खुद से प्यार करना ज़रूरी है। खुद को एक्सेप्ट करना, जैसे भी हैं आप वैसे ही एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल यंग गर्ल्स। बी हैप्पी, लव योर सेल्फ एंड बी कूल। ओके, बहुत इंस्पायरिंग रहा मैम ये सेशन। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन टू ऑल द वुमेन आउट देयर। और आई होप कि आपको जो हमारा सेशन था, जो हमारा कॉन्वर्जेसन था, उसमें से आपके लिए भी कुछ इंस्पिरेशनल निकले। और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।